हमारे छोटे भाई श्री राजेश धर्मानी जी, क्योंकि धर्मानी जी ने भी बहुत कुछ बोलना था और मैंने भी बहुत कुछ बोलना था। 3 बजे इलेक्शन कमीशन की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 3:15 तक ही हम बोल सकते हैं। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपने ज्यादा बोलना है, तो मैंने उनका समय ले लिया। हमारे पूर्व में मंत्री रामलाल ठाकुर जी, पूर्व में कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक जी, जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा अंजना दीवान जी, तिलकराज शर्मा जी, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आशीष ठाकुर जी, मंच पर विराजमान सेवा दल, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सभी के पदाधिकारी और कुमारवी विधानसभा क्षेत्र के दूर दराज क्षेत्रों से आए पंचायत के प्रधान, माताएं, बुजुर्ग, युवा साथी, प्यारे बच्चों, 35 साल पहले धर्मानी जी ने ठीक कहा। जब मैं एनएसयूआई का अध्यक्ष हुआ करता था, उस समय धर्मानी जी आरईसी इंजीनियरिंग कॉलेज नाम हुआ करता था हमीरपुर में, मेरिट में आए और एनआईटी, जिसे आज एनआईटी कहते हैं, उनमें इनकी एडमिशन हुई और मैंने इन्हें उस समय की आरईसी की टेक्निकल विंग का, एनएसयूआई का छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया। मेरे राजनीतिक जीवन से जितना परिचय धर्मानी जी को होगा, मेरे परिवार से जितना परिचय धर्मानी जी को होगा, मेरे ख्याल में कोई राजनीतिक व्यक्ति इतना अधिक परिचय नहीं रखता होगा। हमारे अपने पारिवारिक संबंध थे। इनकी शादी में हम खूब नाचे, 12वीं से गए, पालमपुर गए और हमारा राजनीतिक जीवन आगे बढ़ता गया। राजनीति कोई परिवार से पैदा नहीं हुई। आप लोगों के परिवार से उठकर हमने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। कभी हम मोटरसाइकिल में जाते थे, कभी बस में जाते थे। 35 साल का लंबा संघर्ष हुआ और 25 साल पहले जब मुझे विधायक का टिकट मिला, उस समय मैं पहली बार विधायक बना। चुनौतियां बहुत थी, आंतरिक चुनौतियां थी, भारी चुनौतियां थी, लेकिन हौसला भी था और भगवान का आशीर्वाद भी था। मैं शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काउंसलर हुआ करता था और मैं पहली बार विधायक बना। 2007 में धर्मानी जी विधायक बने, साथ साथ हम आगे बढ़े और 11 दिसंबर 2023 को जो साथी मेरे साथ थे, उनकी एक इच्छा पूरी हुई। राजनीतिक जीवन में एक आम परिवार का व्यक्ति जो निचले हिमाचल से संबंध रखता था, पहली बार कांग्रेस पार्टी ने उसे मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद सिर्फ दिल में एक आशा थी कि मुझे सच्चे मन से आप लोगों की सेवा करनी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस कदम में आगे बढ़ता गया, लेकिन मुझे पता था कि मुझे संघर्ष भी करना पड़ेगा और चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। राजनीतिक जीवन में तो हम चुनौतियों का सामना करते करते आगे बढ़े, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती जो मेरे सामने आई वो आर्थिक मोर्चे पर थी। प्रदेश कर्जे के बोझ के नीचे दबा हुआ था। 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा इस प्रदेश पर चढ़ा हुआ था और 10,000 करोड़ रुपए के 6th पे कमीशन का जो एरियर था, उसकी देनदारियां हमारे सर पर थी। पहले ही दिन जब मैंने बैठक ली तो कहा, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में कांग्रेस की सरकार है, आपको सरकार चलाने में दिक्कत आएगी। मैंने पूछा
जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो अपने को डबल इंजन की सरकार कहती थी, उसे क्यों नहीं मदद हुई? उसने क्यों प्रदेश की जनता पर 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा लाद के रख दिया? डबल इंजन की सरकार बोलते थे और प्रदेश की जनता पर कर्ज चढ़ाते गए। इस सभागार में जितने भी लोग बैठे हैं, 75 लाख की हमारी जनसंख्या है। प्रत्येक व्यक्ति पर 1,02,000 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। मैंने कहा कि क्या यह प्रदेश इस कर्जे के सहारे आत्मनिर्भर बन सकेगा? उन्होंने कहा कि अगले 50 साल लगेंगे। ये प्रदेश दिन प्रतिदिन कर्जे के बोझ के नीचे दबता जा रहा है। यहां अपने संसाधन कुछ नहीं है। हमने प्रयास किया और दिन रात मेहनत की। 1-2 महीने बाद हमारे परिणाम सामने आने लगे। मैंने भ्रष्टाचार के वो चोर दरवाजे बंद किए जहां से सभी लोग भ्रष्टाचार की सीढ़ियां चढ़-चढ़कर धनवान बनते जा रहे थे। मुझे पता था इसके परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे, लेकिन मैं अपनी डगर से पीछे नहीं हटा। धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आई और हमने हिमाचल प्रदेश, जो जहां अधिकतर लोग सरकारी क्षेत्र में रोजगार करते हैं, गांव से एक भी व्यक्ति अगर रोजगार प्राप्त कर ले सरकारी क्षेत्र में, तो उस गांव के विकास में नई सीढ़ी लग जाती है। मैंने उस दिशा में काम करना शुरू किया और जब हमारी पहली कैबिनेट थी, पहली कैबिनेट का विस्तार होना था, लेकिन उसमें राजेश धर्मानी जी भी कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर उनका नाम था, लेकिन परिस्थितियां बदली। हाईकमांड ने कुछ दिशा निर्देश दिए, नहीं तो ये 1 साल बाद मुख्य मंत्री ना बनते। लेकिन उन परिस्थितियों के बाद भी जब हमारे समय मिला, हमारे धर्मानी जी हमारे सरकार के कैबिनेट मंत्री बने। पहली कैबिनेट हुई। पहली कैबिनेट में मैंने कहा कि हमने एक वादा अपने जनता से किया है। हमें कई विधायक भी मिले, कई अधिकारी भी मिले। उन्होंने कहा कि ये सब चुनावों से 1 साल पहले करना चाहिए। मैंने कहा चुनावों से 1 साल पहले क्यों करना चाहिए? कहते लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर है, चुनाव के वक्त करेंगे तो वोट मिलेंगे। मैंने कहा मैं वोट की राजनीति करने के लिए नहीं आया हूं। मैं अगर सत्ता में आया हूं, मैं सत्ता सुख के लिए नहीं आया हूं। मैं व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आया हूं। जो हमने कहा है वो हमने करना है। और पहली कैबिनेट में आर्थिक तंगहाली के बाद 1,36,000 परिवारों को, जिनकी पेंशन रिटायरमेंट के बाद सिर्फ 2700 रुपया होनी थी या 3,000 रुपया होनी थी, हमने उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम से निवाजा और आज 4,000 कर्मचारी जिनको 2700 और 3,000 रुपया पेंशन मिलनी थी, आज 27,000 और 30,000 रुपया पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। मैं जानता हूं, एक कर्मचारी का बेटा हूं, एक किसान का बेटा हूं। 90% हिमाचल के लोग गांव में रहते हैं। इनकी आर्थिक समृद्धि कैसे है? इस दिशा में किसी सरकार ने अगर 15 महीने के कार्यकाल में सोचा है तो हमारी कांग्रेस की सरकार जो सत्ता में आई, पहली बार हमने जो गाय पालक है, भैंस पालक है, उससे सरकार 32 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदती थी गाय का। हमने उसमें 13 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की और 45 रुपए के हिसाब से जो गाय पालक है उससे सरकार दूध खरीदेगी, उसके ज्यादा वो बाजार में बेचेगी। भैंस के दूध में 23 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की, उसको हमने 55 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सरकार खरीदेगी। उससे ज्यादा मूल्य अगर उसे मिलता है तो वो जनता उसको बाजार में वो बेच सकते हैं। इस प्रकार की नीतियां पहली बार लाई गई है और कहा कि जो गोबर आधारित खेती करेगा, जो यूरिया का प्रयोग नहीं करेगा, गोबर आधारित खेती पर 40 रुपए किलो गेहूं सरकार खरीदेगी और 30 रुपए किलो मक्का सरकार खरीदेगी। ये पहली बार दूसरे बजट में आपके लिए योजना है। ये सब योजनाएं हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं।
धीरे धीरे हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के बाद हमें इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा। इतनी अधिक बारिश हुई, हर जगह तबाही का आलम था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जो जिस घर में रात को सोया है अगले दिन वो घर नहीं रहेगा। हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ था। हमने अपने जीवन काल में ऐसी बारिश पहले कभी नहीं देखी थी। 7 जुलाई को पूरा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से कट गया। ना सड़कें रही, ना पीने के पानी की योजना रही, ना बिजली के खंभे बिजली गुल हो गई। हर प्रकार से लोग हमसे अनुरोध कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी हमारी सड़कें बहाल की जाए, हमें पीने के पानी की योजनाएं बहाल की जाए। मैं उसी दिन वहां पहुंचा, 11 जुलाई तक वहां मैं रहा। हमने 48 घंटे के अंदर कुल्लू जिला की टेम्परेरी तौर पर सभी सड़कों को जोड़ दिया, पीने की पानी की योजनाओं को जोड़ दिया और जो बिजली 2 दिन से गुल थी उसे भी दोबारा से शुरू कर दिया गया। फिर पर्यटकों को बचाने की बात आई। 75,000 के करीब पर्यटक फंसे हुए थे। मैंने सबसे पहले पर्यटकों को के खाने का इंतजाम किया। 15,000 के करीब उनकी गाड़ियां फंसी हुई थी। पूरे हिंदुस्तान से फोन आ रहे थे, इन्हें घर पहुंचा दीजिए। हमने 48 घंटे के भीतर सभी पर्यटकों को उनके घर सुरक्षित पहुंचाया। एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। 295 पर्यटक चंद्रताल में लाहौल स्पीति के फंस गए। 4 से 6 फुट बर्फ जुलाई में पड़ गई। -4 डिग्री टेम्परेचर था। एयरफोर्स के सेना से जब हमने मदद मांगी गई, उन्होंने कहा हम आपकी ऐसी स्थिति में मदद नहीं कर सकते। चुनौती बड़ी थी। अगर एक दिन लेट हो जाता तो कोई भी घटना हो 295 पर्यटकों के साथ हो जाती। मैंने निर्णय किया कि हमारी सरकार के मंत्रिमंडल के 2 सदस्य जो 12 किलोमीटर रूट बर्फ में दब गया है उसको खुलवाएंगे और इन पर्यटकों को वापस लाएंगे। जगत सिंह नेगी जी और संजय अवस्थी को भेजा गया, जो 8 बजे 4 जेसीबी में बैठ के गए और सुबह 4 बजे उन पर्यटकों के पास पहुंचे। मुझे रात को 4 बजे फोन आता है सुबह के समय कि हम पर्यटकों के पास पहुंच गए हैं। 20 गाड़ियों में उन पर्यटकों को लेकर जब हम पहुंच रहे थे, एक गाड़ी रास्ते से खिसक गई जिसमें हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी बैठे थे। भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ था और भगवान के आशीर्वाद से हमने 295 पर्यटकों को सही सलामत उनके घरों तक पहुंचाया। ये हमारी संस्कृति थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे इस आपदा से हम उभरने लगे। 1 महीने बाद 14 अगस्त को पूरे प्रदेश में फिर अत्यधिक बारिश हुई। मैं 15 अगस्त मनाने के लिए कुल्लू जाने वाला था कि सवेरे 7 बजे मुझे फोन आता है कि शिमला के शिव बॉडी में हमारे कुछ भगत जल चढ़ाने के लिए गए हुए थे। अचानक लैंडस्लाइड हुआ और 40 लोग उसमें फंस गए। मैंने तुरंत प्रभाव से आर्मी बुलाई, एसडीआरएफ बुलाया, एनडीआरएफ बुलाया, अपने सारे लोकल लोगों को इकट्ठा किया। मैं खुद घटनास्थल पर पहुंचा जिसमें 22 लोग हमें छोड़कर चले गए। उसी समय मुझे फोन आया कि सोलन में भी एक परिवार रात को इतनी तेज बारिश में उसका पूरा परिवार दब गया, वो हमको छोड़कर चला गया। पूरे हिमाचल प्रदेश से ये घटनाओं की खबरें आ रही थी। नदौर के ब्यास में कोई व्यक्ति नहाने गया, वो भी बहकर चला गया। एक ही दिन में 14 अगस्त को पहली बार इतिहास में 51 लोगों की मौत बारिश के कारण हुई। 2 महीने की आपदा में 550 लोग हमें छोड़कर चले गए। ऐसी आपदा हमने जीवन काल में पहले कहीं नहीं देखी। हर जगह तबाही का ऐसा मंजर था। जिस भी जगह मैं जाता था, शाम को मैं वापस घर आता था, हर जगह मुझे परिवार के परिवार रो रो कर कहते थे बड़ी मुश्किल से हमने एक घर बनाया है। इस घर में मैंने अपने हाथों से ईंट उठाई, अपने हाथों से पत्थर उठाया और सोचा कि मेरा बुढ़ापा सुरक्षित बीतेगा। पिछली रात मैं इस घर में सोया हुआ था।
अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ सोया हुआ था। खाना खा के हम आराम से सोए हुए थे, तेज बारिश हो रही थी। क्या पता था कि अगली सुबह वो घर हमें छोड़कर चला जाएगा, हमारे पास पानी पीने के लिए गिलास तक नहीं रहेगा। मैंने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। 2 दिन तंबू में रहने के बाद मैंने अगले दिन फैसला किया, गांव में रहने वाला जो भी व्यक्ति किराए पर, जो आपदा में प्रभावित परिवार है, किराए पर मकान लेता है तो हम उसे 5,000 रुपया किराया देंगे और 31 मार्च 2024 तक उसे फ्री खाना सरकार उपलब्ध करवाएगी, जो आज तक उपलब्ध हो रहा है। 10,000 रुपया शहर में रहने वाले लोगों को देंगे। फिर उन घरों को बसाने की जरूरत पड़ी। 4,000 के घर पक्के पूर्णतया नष्ट हो गए, पूर्णतया नष्ट हो गए। 12,000 घर आंशिक रूप से नष्ट हो गए। 3,000 पशुशालाएं नष्ट हो गई। मैं देश के प्रधानमंत्री से मिला, मैंने बार बार कहा कि हमारे आर्थिक पैकेज दीजिए। मैं गृह मंत्री से मिला, मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से मिला कि जिस तरह गुजरात में आपदा आई थी तो हमने आपदा के तहत आपने उन्हें स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया और उसके बाद आपने उत्तराखंड में स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया, लेकिन हमें उन्होंने पैकेज नहीं दिया। फिर हमने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज दिया और कहा कि इस आपदा राहत कोष के लिए हमने अपने बजट में कुछ कटौती की। फिर उन घरों को बसाने की बात आई। अधिकारी बोले कानून नहीं है, हम 1.5 लाख रुपए से ज्यादा अधिक सहायता नहीं दे सकते। मैंने उन 16,000 परिवारों के लिए कानून बदल दिया, नियम बदल दिए और 1.5 लाख रुपए से आर्थिक सहायता से उसे 7 लाख रुपए किया। ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। मैंने कहा कि गांव में लोगों को दिक्कत होती है, आम आदमी को दिक्कत पटवारी के पास बार बार चक्कर लगाने के बाद होती है। उसका इंतकाल नहीं होता, उसकी तकसीम नहीं होती, कहते कानून में प्रावधान नहीं है। मैंने वो कानून बदल दिया और उस कानून का फायदा ये हुआ कि आज 90,000 इंतकाल हो चुके हैं। पहले आप पटवारी के पीछे घूमते थे, आजकल पटवारी आपके पीछे इंतकाल के लिए घूम रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारा 1 वर्ष पूर्ण हुआ। 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद मैंने अधिकारियों से पूछा कि मैंने 1 साल में कितना राजस्व कमाया। कहते 2200 करोड़ रुपया कमाया। मैंने कहा कि इसको जनता के बीच में बांटना है और हमने जनता के बीच बांटना शुरू किया। मनरेगा की दिहाड़ी कोई सोच भी नहीं सकता था, जो गांव में काम करने वाली महिलाएं हैं, 240 से सीधी 300 रुपए हो जाएगी। अनाथ बच्चों के बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि 27 साल तक उनकी पूरे खर्चा हम उठा कर देंगे। उसके बाद बजट के 1 दिन पहले रात के 11 बजे मुझे उन विधवा बहनों का ख्याल आया, उन विधवा बहनों का जिनके जनसंख्या, पूरी जनसंख्या 75 लाख में 1,75,000 हमारी विधवा महिलाएं हैं। उन महिलाओं से मैंने पूछा, कई महिलाएं मिले कि हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं होते। मैंने इस बजट में 1,15,000 महिलाओं के बच्चों की शिक्षा के लिए, हॉस्टल के खर्चे के लिए 0 से 27 साल की उम्र तक इस बजट में यह प्रावधान किया कि उनका सारा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। 70 साल से ऊपर जितने बुजुर्ग हैं, उनको अगर बीमार हो जाता है, उसको कोई बीमारी हो जाती है, उसका सारा खर्चा इस बजट में हमने कहा कि सरकार द्वारा उठाया जाएगा। ये सरकार की नीतियां हैं। उसके बाद जो बजट प्रस्तुत हुआ, 27 तारीख को कांग्रेस के 6 भागी विधायकों ने पार्टी के खिलाफ वोट दे दिया। उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि जिस कांग्रेस पार्टी की हाथ की विचारधारा पर चुनकर आएंगे, वो पार्टी को धोखा देंगे। वो नजरें नहीं मिला रहे थे। मैं समझ गया कि नजरें क्यों नहीं मिला रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने वोट दिया, सीधे भागकर हरियाणा गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी के वहां पहुंच गए। अगले दिन मैंने सोचा बजट प्रस्तुत होना है, टीवी में खबर चल रही है और मैं बजट की तैयारी कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मैं टीवी के सामने आया, मैंने कहा कि मैं एक आम परिवार से निकला हुआ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं
35 साल से लंबा संघर्ष किया है। मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से अभी इस्तीफा नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुमत है। और जब हम बोर्ड की बारी आई, बजट पास करने की बारी आई, तो 2 हेलीकॉप्टर वहां से अनाडेल से आए, सीआरपीएफ के जवान आए, 400 लोग पुलिस के आए, विधानसभा का गेट तोड़ा और विधानसभा के अंदर आ गए। हमने सोचा चलो गेट टूट गया, कोई बात नहीं, वोट डालेंगे। वोट नहीं डाला, डर के मारे नजरें झुका के पिछले रास्ते से भाग गए और फिर हेलीकॉप्टर से पंचकुला के ललित होटल में ठहरे, 5 स्टार में। वहां 9 दिन रहे, फिर उनको पछतावा हुआ होगा, फिर गए गंगा हरिद्वार नहाने। हरिद्वार नहाने गए, हरिद्वार में गंगा मैया ने भी बोल दिया